सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 30 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम प्रश्न में कई राजनीतिक खबरों के बीच में एक दुखद खबर आती है कि दिल्ली में एक सिपाही को कार से कुचलकर मार दिया गया। इसके अलावा दूर अंतरिक्ष से खबर ये आती है कि चंद्रमा पर चंद्रयान-3 जो हमारा गया हुआ है, वो और अपना चंद्रमा की सतह का अध्ययन में अपने खोज जारी रखा हुआ है। एक नए क्रेटर पे पहुँचा है और वहाँ से कई सैंपल्स का अध्ययन करके भारत की तरफ अपनी रिपोर्ट्स भेजता रहेगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के गृह विज्ञान प्रभाग में एसोसिएट प्रोफेसर एस विजयन ने कहा, चंद्रयान-3 जिस स्थल पर उतरा है, वहाँ एक अद्वितीय भूगर्भीय स्थान है, जहाँ कोई अन्य मिशन नहीं पहुँचा है। मिशन के रोवर से प्राप्त चित्र चंद्रमा की ऐसी पहली तस्वीर है जो उस अक्षांश पर मौजूद रोवर ने ली है। इनसे पता चलता है कि समय के साथ चंद्रमा कैसे विकसित हुआ है। तो बेसिकली अध्ययन कर रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं सॉइल का और तमाम मेटलर्जिकल चीज़ों का, जिसके माध्यम से एल्केमिस्ट्री के माध्यम से पता लगा पाएंगे कि किस चीज़ से बना है चंद्रमा और चंद्रमा में क्या कभी पानी हुआ करता था या नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे संपादकीय की ओर। संपादकीय में चौधरी कल्पमेधा से सबसे बड़े त्रासदी बुरे व्यक्तियों का अत्याचार और दमन नहीं, बल्कि इस पर अच्छे लोगों का मौन रहना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बहुत बड़ी बात कह दी है। आज की तारीख में ऐसी बात बिल्कुल बिल्कुल सही बैठती है। इसी के साथ आज का प्रथम लेख है प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते कदम, और यह लेख लिखा है रविशंकर जी द्वारा। प्रथम लेख है, भारत के लोगों ने पिछले कई सालों से पाश्चात्य आधुनिकरण के कारण न केवल अपने जीवन बल्कि कृषि को भी अंधकारमय बना दिया है। इस मशीनी युग में खाद्यान्न उत्पादन के लिए इस्तेमाल हो रहे रासायनिक खाद और कीटनाशकों से खाद्य सामग्री जहरीली होने लगी है। देश में कृषि को बढ़ावा देने के नाम पर काफ़ी समय से इस्तेमाल हो रहे रसायनों के चलते धरती अब अपनी उर्वरा शक्ति भी खोने लगी है। यह हकीकत है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कृषि संस्कृति को तबाह करने में तुली हुई हैं। हालांकि धरती को रसायनों से मुक्ति दिलाने के और देश के नागरिकों को शुद्ध खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिहाज से शून्य लागत में प्राकृतिक खेती एक बड़ा विकल्प बनकर उभर रही है। साथ ही जैसे कि हम जानते हैं कि भारत ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक प्रोजेक्ट रन कर रहा है, और इसमें सबसे अग्रणी राज्यों में असम का जिक्र होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बेसिकली कहा जाता है कि ज़ीरो इनपुट फार्मिंग के रूप में जो भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में फसल लगाई जाएगी, क्रॉप उगाई जाएगी, उसमें जो भी वेस्ट निकलेगा वो वापस से इसी चक्र में डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर उस किसान के पास एक डेयरी है जिसमें कई पशु हैं, तो उन पशु का भी जो वेस्ट होगा, मतलब उनका मल-मूत्र, वो भी प्रोसेस करके नेचुरली प्रोसेस करके, ठीक है ना? नेचुरल फास्टनर से प्रोसेस करके वापस से इसी खेत में लगा दिया जाएगा। मतलब कि ये पूरी खेत में जो फसल उगाई जाएगी इट विल बी टोटली ऑर्गेनिक फसल। इससे एक तो फ़ायदा ये रहता है कि जो हमारी इस ये भूमि है, ये रासायनिक पदार्थों से खराब नहीं होगी। साथ ही साथ जो इन रसायनों की खरीद में पैसा खर्च होता है, पैसा तो खर्च होता ही है, हमको उल्टा इम्पोर्ट भी तो करना पड़ता है। हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। जैसे कि अभी आने वाले समय, मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल में बताया था कि भारत को रॉक फॉस्फेट की समस्या होने वाली है। रॉक फॉस्फेट का नया उपयोग निकल के आ रहा है। अब जो आपकी बैटरी वाली कंपनियां हैं, ईवी वगैरह और तमाम बैटरीज़ बनाती हैं, उन्हें रॉक फॉस्फेट, जो कि हम इस समय बहुत डिपेंडेंट हैं रॉक फॉस्फेट के लिए फर्टिलाइज़र्स में, वो उसको अब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बैटरियों में। तो वैसे भी आने वाले समय में फर्टिलाइज़र का हमें जो इनपुट लेना है, इम्पोर्ट कराना है, वो दिक्कत होगी, महँगा पड़ेगा। इसके अलावा वो कहीं न कहीं हमारे देश में बर्डन भी पड़ता है फाइनेंशियल।
अब देखिए भारत ने इसके कई अल्टरनेटिव्स करने के प्रयास करें। पहली बात देखिए ये तो कृषि के लिए और पर्यावरण के लिए नुकसान करता ही है। आर्टिफ़िशियल फर्टिलाइज़र, केमिकल्स वगैरह। वाटर सॉल्यूबल आपको अभी इसमें शायद ज़िक्र होगा, आगे होगा। फर्टिलाइज़र्स की भी बात हो रही है जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। अभी आगे चलते हैं तो बताते हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसने ऐलान किया है कि अगले 2 वर्ष में 1 करोड़ किसानों को इसके लिए सहायता दी जाएगी और 1000 बायो रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। देश के अधिकांश कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राकृतिक खेती में लागत कम होती है, लेकिन पैदावार को लेकर अभी भी किसान और कृषि वैज्ञानिकों की संदेह है। गौरतलब है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। इस शहर से लेकर गांव तक कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। फलतः आम जनता के साथ साथ किसानों को भी कई दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इससे किसान का खर्च और कर्ज दोनों बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसानों को रासायनिक खाद, कीटनाशक और हाइब्रिड बीज महंगे दाम पर खरीदने पड़ते हैं। कई बार किसान बैंक कर्ज के जाल में फंसने से आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए महंगा तो पड़ता ही है, उसके ऊपर से वो जितना इस्तेमाल करेंगे ना आपकी ज़मीन को ख़राब कर देगा। वर्तमान में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद के योगदान में 13.6% का योग है। ये क्षेत्र देश की 60% आबादी को प्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार मुहैया कराता है। लेकिन देश भर में किसानों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उत्पादन और मूल्य प्राप्ति दोनों में अनिश्चितता की वजह से किसान उच्च लागत वाली कृषि के दुष्चक्र में फंस गया है। किसानों की पैदावार का एक आधा हिस्सा उनके उर्वरक और कीटनाशक में ही चला जाता है। इस तरह किसान आज लाचार और विवश है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं। दरअसल सरकार को प्राकृतिक खेती के जरिए खाद अनुदान, मिट्टी की घटती उर्वरक शक्ति और जल संकट जैसी चुनौतियों से निपटने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि देश में वैज्ञानिक हरित क्रांति और रसायन आधारित कृषि पर अनुसंधान करते रहे हैं और इसी के आधार पर किसान खेती करते आए हैं। उसमें अब बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि रासायनिक खाद से खेती करने से किसान और देश दोनों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। समस्या है। आगे बढ़ते हुए अ, खेती में सही तकनीक का उपयोग से भूमि वातावरण से दी फसलों में पोषक तत्वों की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। इस विधि में खेती करने वाले किसानों को बाजार से किसी प्रकार की खाद और कीटनाशक रसायन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फसलों की सिंचाई के लिए पानी और बिजली भी मौजूदा खेती बाड़ी की तुलना में 10% ही खर्च होता है। कॉस्ट इनपुट कम है। कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से लागत कम हो जाती है। हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक आदि राज्यों में बड़े पैमाने पर किसान इस खेती को अपनाना चुके हैं। पंजाब में भी कई साल पहले इसको शुरुआत हो चुकी है। हाँ, एक दिक्कत ज़रूर है कि इस तरह की प्राकृतिक खेती वर्ष भर देखभाल मांगती है। ज़रूर शुरू में यह ज़्यादा मेहनत भी मांगती है, लेकिन उससे गाँव में रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब केमिकल और आर्टिफिशियल खेती में क्या फ़ायदा होता है कि ज़्यादा नहीं ध्यान देना, लगा दिए एक बार में, अपना फर्टिलाइज़र कीटनाशक छिड़क दिया, काम चले जाओ अपना, है ना? नहीं, मगर प्राकृतिक में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगला आर्टिकल है इज़राइल का निशाना। इज़राइल अब हमास और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ आर-पार की लड़ाई से जुट गया है। हमास के प्रमुख उसने कुछ दिनों पहले मार गिराया था। हमास के जो प्रमुख हैं नसरुल्लाह, सॉरी वो तो हिज़्बुल्लाह के हैं, क्षमा चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमास के भी आपके बहुत ही बड़े लीडर को मार गिराया था और अभी हिज़्बुल्लाह के भी आपके लीडर को मार दिया है। अब उसके हवाई हमले में हिज़्बुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। शुक्रवार को इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में निशाना बनाकर हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। उसमें हिज़्बुल्लाह के मुख्यालय पर बंकर भेदी बम गिराए गए, जिसमें नसरल्लाह मारा गया। देखिए अब इज़राइल का युद्ध तो बिल्कुल एक नए चरम पे पहुंच चुका है और इज़राइल तो ऑल आउट वॉर ही देख रहा है कि कुछ भी करके बस साफ़ सफाई हो जाए। उनके हिसाब से जो भी उनके देश को खतरा है वो उसे अब एक ही बार में क्लीन करना चाह रहे हैं। मगर पिछले कुछ वर्षों से स्पष्ट है कि युद्ध की स्थितियों को टालने में जैसी भूमिका संयुक्त राष्ट्र की परिषद की होनी चाहिए, वह बिल्कुल नहीं दिख रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क इसमें निकल के आ रहा है कि चलिए ठीक है, युद्ध तो कर रहे हैं ठीक है, इसमें तो यूएन का फिर क्या काम है ना? यूएन यूएन जो बना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन जनरल असेंबली है, इनका भी तो काम होना चाहिए ना कि ये रुकवाएं ऐसे वॉर्स को जो कि
एकदम नेक्स्ट लेवल पहुँचे जा रहे हैं। मतलब जो एक मामूली बहस से बात शुरू हो रही है, वो मारकाट पे चली जाती है, दूसरे को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और वो नुकसान इस हद तक पहुँचाया जा रहा है कि वहाँ रहने वाले ह्यूमन्स को उनके मानव अधिकारों का हनन करा जा रहा है, उनको मार कर, युद्ध करके, बम गिरा के। तो इसमें यूएन का भी तो कोई रोल होना चाहिए ना, यूएन उसको रोक के पीस टॉक करवाए, यूएन सेटलमेंट करवाए। मगर इस युद्ध में, विशेषकर यूक्रेन रशिया युद्ध के साथ-साथ इज़राइल युद्ध में भी दिख गया है कि यूएन सिर्फ़ एक बैठने के लिए एक मीटिंग हॉल है बस। और ये खुद आपके इज़राइल के प्रतिनिधित्व कर रहे यूएन कभी जनरल असेंबली में, जो हाल ही में कुछ दिनों पहले हुई थी, उनके जो इज़राइल की तरफ से गए थे, उन्होंने खुद यूएन में खड़े होके बोल दिया कि आप लोग सिर्फ़ निंदा करना जानते हैं, आप लोग एक्शन लेना नहीं जानते हैं। बोल दिया उन्होंने कि आप लोग सिर्फ़ कंडेम करते हैं और बस यहीं बैठे रहते हैं। धरती पे क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है उससे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए यही बातें हैं इसमें कही गई हैं। अगला आर्टिकल है बदलता रुख। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने जिस तरह भारत के प्रति अपना नरम रुख ज़ाहिर किया है, वहीं दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों और अन्य हितों के लिहाज से बेहतर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने अमेरिका पहुंचे मोइज़ू ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम किसी भी समय किसी भी देश के खिलाफ कभी भी नहीं रहे हैं। ये भारत को बाहर करना नहीं था। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई का भी हवाला दिया। उनका ये कहना था कि दरअसल मालदीव के लोगों को विदेशी सेना की उपस्थिति से गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इस मसले पर मालदीव में लोगों को राय के अपने आधार हो सकते हैं, लेकिन क्या ये मुद्दा भारत के खिलाफ धारणा बनाने और जनता को अपने पक्ष में लाने का ज़रिया बनाने का वाजिब कारण हो सकता है? ज़्यादा वक्त नहीं बीता जब पिछले वर्ष मालदीव में हुए चुनाव में मोइज़ू ने अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए इंडिया आउट यानी भारत बाहर जाओ का नारा भी दिया था। मतलब वहाँ पे एकदम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाके एकदम वो हो गया है कि नहीं भैया हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो शरीफ आदमी हैं, साधारण व्यक्ति हैं। और खुद अपने चुनावों में क्या कह रहे थे, भारत बाहर जाओ इंडिया आउट। और ये सब डिप्लोमेसी, ये सब राजनीति है, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे फिलहाल। अच्छा लगा, मगर डिप्लोमेसी यही है, कॉम्प्लिकेटेड है बहुत। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आगे बढ़ते हैं अन्य आर्टिकल की ओर, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कुछ विशेष हमारे लिए क्या है। शाहरुख खान आईफा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। अबू धाबी के यास आइलैंड में आयोजित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स में अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया है। और रणबीर कपूर को एनिमल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। पता नहीं एनिमल को दे कैसे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, निजी व्यूज़ को मैं अपने पास ही रखूँगा। इसी के साथ भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 स्वर्ण पदक हासिल करे हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। निशानेबाजी में पेरू की लीमा में चल रहे ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं को की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में टीम स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बीते कई सालों से। भारतीय खिलाड़ी हर गेम में। भारतीय गोल्फर शुभांकर शर्मा संयुक्त 44वें स्थान पर। भारतीय गोल्फर शुभांकर शर्मा ने एशियन ओपन इस्पाना में तीसरे दौर में 2 ईगल सहित 2 अंडर 69 का कार्ड खेला और 44th स्थान पर आ चुके हैं। ताइवान ओपन में युवराज संधू संयुक्त 23वें स्थान पर। मतलब संयुक्त मतलब होता है यहाँ पे कि किसी के साथ खेल रहे हैं। पहले दौर में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवराज संधू ने चीन ताइपिया में यगेंडर TFC गोल्फ टूर्नामेंट के चौथे और अंतिम दौर में रविवार को यहाँ 3 अंडर 69 का कार्ड खेला, जिससे वह संयुक्त 23वें स्थान पर रहे। बहुत बढ़िया खिलाड़ी हमारे नंबर 1। इसी के साथ आखिर रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करंट अफेयर्स हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा। थैंक्स फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।